सुलोक की बातों से दुखी होकर हीर घर छोड़कर जाने लगी थी, जब दादू ने उसे रोक दिया और उसे समझाया कि सुलोक उससे बहुत प्यार करता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि हीर उसे छोड़कर जाए। हीर ने भी मन ही मन तय कर लिया था कि वो अब सुलोक को छोड़कर नहीं जाएगी, बल्कि उसकी नाराजगी की वजह जानकर उसे मनाएगी। मुझे माफ कर देना हीर, मैं सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा उस दिन। तुम्हें और श्लोक को एक दूसरे से प्यार नहीं था, लेकिन मैंने श्लोक की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे दिल में भी श्लोक के लिए फीलिंग्स हैं, वरना तुम राघव के साथ वापस जा सकती थी। दादू बोले। हीर उनकी बातों से हैरान थी कि वो सब कुछ कैसे जानते हैं। फिर भी कभी उन्होंने राघव को रोका नहीं घर में रहने से। हीर को सोचते हुए देखकर दादू बोले, तुम्हें क्या लगता है मेरे घर में क्या चल रहा है? क्या मेरी नज़र नहीं है उस पर? मुझे सबकी खबर है। और एक बात हीर, मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा श्लोक मेरे जाने के बाद अकेला पड़े। सब कुछ है उसके पास सिवाय प्यार के, और वो प्यार तुम उसे दे सकती हो। उसका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो कहेगा नहीं, लेकिन उसे तुम्हारी ज़रूरत है। सिर्फ श्लोक जी को ही नहीं, बल्कि मुझे भी उनकी ज़रूरत है दादू। मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी, ये बात मैं समझ गई हूँ। मैं कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ूंगी और ना ही उन्हें खुद से कभी दूर जाने दूंगी। हीर ने आत्मविश्वास से कहा तो दादू के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने हीर के सर पर अपना हाथ रख दिया। मुझे बस कल आपके साथ की ज़रूरत पड़ेगी दादू, हीर ने कहा। तो दादू बोले, श्लोक और तुम्हारी खुशी के लिए मैं हर चीज़ में तुम्हारा साथ दूंगा। हीर कुछ देर दादू से बात करने के बाद उनके रूम से बाहर निकली तो देखा श्लोक घर में दाखिल हुआ था, लेकिन लड़खड़ाते हुए कदमों से, वो भी ड्राइवर के कंधे का सहारा लिए हुए। हीर जल्दी से उसके पास गई और उसे अपने कंधे का सहारा देकर बोली, क्या हुआ है श्लोक जी को? मैडम, वो सर ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, ड्राइवर ने कहा। तो हीर ने गुस्से से उसे घूरा, जैसे उसने ही श्लोक को शराब पिलाई हो। श्लोक तब से धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। हीर ड्राइवर की मदद से श्लोक को कमरे तक ले गई और फिर उसे खुद अंदर लेकर आई और बेड पर लिटा दिया। ड्राइवर चला गया था तो हीर ने जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। वो श्लोक के पास आई और उसके जूते उतारकर उसे बेड पर ठीक से लिटाने लगी। श्लोक, जो कि पूरी तरह से नशे में था और अभी भी कुछ बोल रहा था, हीर उसकी बात सुनने के लिए उसके मुंह के करीब अपना चेहरा लेकर गई तो श्लोक ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे खुद के नज़दीक कर लिया। श्लोक बस एक ही बात बोले जा रहा था, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती, उसे हमारी शादी ज़बरदस्ती की लगती है। हीर को श्लोक पर इस वक्त इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था कि वो उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। श्लोक ने हीर को कसकर गले लगा रखा था। कुछ देर बाद उसकी पकड़ हीर पर से ढीली हो गई थी तो हीर समझ गई कि वो सो गया है। हीर उससे हल्का सा दूर होकर उसके पास अच्छी तरह से लेट गई और उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। वो खुद से ही बोली, आपको बहुत शिकायतें हैं ना मुझसे, मिस्टर जल्लाद सहगल? प्यार का इजहार चाहते हैं आप मुझसे? तो अब देखिए, ये हीर अपने स्टाइल से आपको अपने दिल की बात बताएगी और आपसे आपके दिल की बात कबूल भी करवाएगी कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। हीर ने श्लोक के माथे पर एक किस कर दिया और उसके हाथ को थाम कर सो गई। अगली सुबह श्लोक की नींद काफ़ी देर से खुली और उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि वो शराब नहीं पीता था कभी, लेकिन कल उसने खूब शराब पी थी, क्योंकि उसे दिल ही दिल में हीर की बातें बहुत चुभी थी। श्लोक ने देखा तो हीर कमरे में नहीं थी इस वक्त। वो उठकर बाथरूम में गया और नहाकर आया। अब उसे कुछ ठीक लग रहा था। वो अब नीचे गया और नाश्ता करने लगा। सभी लोग टेबल पर थे, लेकिन हीर कहीं नजर नहीं आई। श्लोक ने किसी से पूछा भी नहीं। कुछ देर बाद वो मीटिंग के लिए निकल गया और घर वापस आते आते उसे शाम के 4 बज गए। श्लोक घर में आया
तो हॉल में दादू और सालू बैठे हुए थे। श्लोक भी वहीं बैठ गया। तभी दादू बोले, हीर की तबीयत ठीक नहीं है क्या श्लोक? आज सुबह से वो दिखी ही नहीं मुझे। तो शायद अपने कमरे में होगी। उसके बिना घर कितना सूना लगता है। श्लोक हैरान रह गया उनकी बात सुनकर और बोला, मुझे नहीं पता दादू, लेकिन सुबह वो रूम में भी नहीं थी जब मैं उठा था। लेकिन जीजू, हीर तो नीचे आई ही नहीं आज, सालू बोली। तो श्लोक बिना देरी किए अपने रूम की ओर भागा। उसने अपने रूम से जुड़ी हर जगह पर हीर को ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। श्लोक रूम से बाहर आया और घर में हर जगह हीर को ढूंढने लगा। इसके बाद वो सीधा अपने सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा। श्लोक को देखते ही सब लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। श्लोक ने जाते ही हीर के बारे में पूछा कि क्या किसी ने उसे बाहर जाते हुए देखा है। सब लोग घबरा से गए। श्लोक ने एकदम गुस्से से बोला, मैंने कुछ पूछा है तुम लोगों से? जवाब दो। सर, सर, वो एक गार्ड ने अटकते हुए कहने की कोशिश की। तो श्लोक जोर से चिल्लाया, बोलो सर, मैडम तो सुबह 4 बजे ही यहाँ से चली गई थी। उसने हिम्मत करके श्लोक से कहा। तो श्लोक ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ लिया और बोला, हीर सुबह सुबह घर से निकल गई और तुमने घर में किसी को बताना जरूरी नहीं समझा? उसे रोका क्यों नहीं, जबकि मैंने सख्त आर्डर दे रखा है, मेरी फैमिली से कोई भी कहीं बिना सिक्योरिटी के नहीं जाएगा। सर, वो मैडम ने हमें ऑर्डर दिया था कि वो कुछ देर के लिए किसी ज़रूरी काम से जा रही हैं और अगर हमने उन्हें रोका तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगी, इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। गार्ड बोला, अगर मेरी हीर को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, श्लोक ने गुस्से में कहा। और वो जल्दी घर में आया और सालू से पूछा, हीर को अगर कहीं जाना हो तो वो कहाँ जा सकती है? कुछ आइडिया है तुम्हें? हीर की कुछ सहेलियां हैं जिनके घर को वो पहले जाया करती थी। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हीर कहाँ है? मुझे नहीं पता, लेकिन गार्ड ने उसे सुबह सुबह घर से बाहर जाते हुए देखा था, श्लोक ने कहा। तो सालू बोली, मेरी बहन को कुछ हो गया तो? अभी तक वो ठाकुर बाहर हीर की तलाश में घूम रहा है। उसकी बात सुनकर श्लोक की मुट्ठियां कस गईं। वो पहले अपने कमरे में गया और सचिन को कॉल करके हीर को ढूंढने के काम में लगा दिया। श्लोक को अब घबराहट होने लगी थी। हीर सुबह 4 बजे से घर से निकली हुई है और लगभग 12 घंटे बाद उसे पता चल रहा है ये सब। वो बेड पर बैठ गया। उसने अपने बेड पर हाथ फेरा और खुद से ही बोला, हर जगह पर बस तुम्हारा ही एहसास है हीर, कहाँ चली गई हो तुम? श्लोक की नज़र साइड टेबल पर रखे हुए एक कागज पर पड़ी। श्लोक ने जल्दी से वो कागज उठा लिया। यह हीर का लिखा हुआ एक नोट था जिसमें लिखा था, श्लोक जी, मैं आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि कल आपने ही कहा था कि मैं चली जाऊँ यहाँ से। मैं नहीं जानती कि मुझसे आखिर कहाँ गलती हो गई, लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल भी परेशान या दुखी नहीं करना चाहती। इस घर में मेरा कुछ भी सामान नहीं था, लेकिन फिर भी आपसे बिना पूछे आपकी एक तस्वीर लेकर जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। श्लोक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कल गुस्से में आकर बोल जरूर दिया था कि हीर जहाँ जाना चाहती है जा सकती है, लेकिन सच में वो ऐसा कभी नहीं चाहता था कि उसकी हीर उससे दूर हो जाए। श्लोक वो कागज हाथ में लिए अपनी गाड़ी में बैठकर घर से निकल गया और हर वो जगह जहाँ हीर जा सकती थी उसे ढूंढने लगा। उसके दिल की धड़कन ये सोच सोच कर बढ़ रही थी कि अगर आज हीर किसी खतरे में पड़ जाती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो खुद होगा और अपनी हीर को वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। सालू ने हीर की चिंता में रो रो कर अयान को भी फ़ोन कर दिया और उसे भी हीर को ढूंढने के लिए बोला। देवनारायण जी ने उसे हिम्मत बंधाई कि हीर जल्दी ही मिल जाएगी। इधर सचिन को भी इस बार हीर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। रात हो गई थी और श्लोक पागलों की तरह हीर को ढूंढ रहा था। उसने सोच लिया था कि हो न हो ठाकुर ही हीर को उठाकर अपने साथ ले गया है और अब वो उसकी हवेली में जाने की सोचने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा और उसने देखा
अयान का कॉल आ रहा है। वो इस समय ऑफिस की किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए उसने कॉल काट दिया। लेकिन अयान लगातार फ़ोन कर रहा था, तो हार कर श्लोक ने कॉल उठा लिया और थोड़ा ज़ोर से बोला, मैं कॉल काट रहा हूँ, तो अभी कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ अयान। समझते क्यों नहीं हो तुम? भाई मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। मुझे भाभी की लोकेशन मिल गई है। अयान भी उतनी ही जोर से बोला। उसकी बात सुनकर श्लोक जल्दी से बोला, हीर कहाँ है इस वक्त? भाई वो भाभी हमारे ऑफिस की टेरेस पर है। अयान बोला। क्या? वो वहाँ कैसे पहुंची? श्लोक हैरानी से बोला। वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने टेरेस का दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा है। आप जहाँ कहीं भी हो, जल्दी ऑफिस पहुँच जाओ। इतना बोलकर अयान ने फ़ोन काट दिया। श्लोक ने अपनी गाड़ी ऑफिस की ओर बढ़ा दी। वो जितनी स्पीड से चला सकता था, उतनी स्पीड से अपनी कार चलाकर ऑफिस पहुंचा। पूरा ऑफिस इस समय खाली था। बस 2 सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के मेन गेट पर खड़े हुए थे। श्लोक जल्दी से ऑफिस में घुसा और लिफ्ट के अंदर चला गया। श्लोक को घबराहट हो रही थी कि कहीं हीर को कुछ हो ना गया हो, और अब बस वो जल्दी से जल्द टेरेस पर पहुंचना चाहता था। हीर एक दिन के लिए उससे दूर क्या हुई? श्लोक का सारा सुकून चला गया था। वो बस अपनी हीर को देखना चाहता था। लिफ्ट रुकी तो श्लोक जल्दी से बाहर निकलकर टेरेस के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। उसने देखा पूरी छत पर अंधेरा ही था, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे अपने सामने खड़ी हीर दिखाई नहीं दे। हीर छत की रेलिंग के नीचे की ओर झांक रही थी। श्लोक डर गया था कि कहीं हीर कुछ गलत कदम ना उठा ले, और वो जल्दी से उस तरफ भागा। उसने पीछे से हीर का हाथ पकड़ा और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। ये क्या करने जा रही थी तुम? पागल हो तुम? इस तरह बिना बात किए घर छोड़कर कैसे जा सकती हो तुम? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचा है मेरा क्या होता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? अगली बार अगर मुझसे दूर जाने के बारे में तुमने सोचा भी, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी? इतना बोलकर श्लोक ने हीर को बेसब्री से चूम लिया, जैसे वो उसे बताना चाहता हो कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी है। श्लोक ने 5 मिनट तक हीर को किस किया, और आज की उसकी किस में उसका हर इमोशन झलक रहा था। उसका प्यार, उसकी फिक्र, उसका डर, सब कुछ हीर महसूस कर पा रही थी। उसने अपने हाथ श्लोक के गाल पर रख दिए और उस किस में शामिल हो गई। श्लोक जब उससे अलग हुआ तो देखा हीर की आंखें नम हो गई थीं। श्लोक ने उसके माथे पर किस कर दिया और बोला, फिर कभी ऐसा मत करना हीर। तुम इस शादी को नहीं मानना चाहती तो मत मानो। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे आदत है तुम्हें हर सुबह देखने की, तुमसे छोटी छोटी बातों में बहस करने की। तुम मेरी ज़िंदगी का सुकून हो हीर। जब जब मैं हर्ट होता हूँ, तो तुम बिना कुछ जाने भी मेरे साथ मेरे पास होती हो। बस यही सुकून मुझे चाहिए। हीर के होठों पर मुस्कान आ गई थी। उसने श्लोक के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी श्लोक जी, कभी भी नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया है? मैं मानती हूँ कि कल गुस्से में मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हमारी शादी को मानती नहीं हूँ। मैंने तो उसी दिन इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया था, जब आपने कुलदेवी के मंदिर में मेरी मांग में सिंदूर भरा था। मैं बस अपने अतीत से जूझ रही थी और आपसे जुड़े एहसासों को समझ नहीं पाई थी। बस इतनी सी बात है। लेकिन आपसे दूर मैं भी नहीं जा सकती श्लोक जी। उसकी बात सुनकर श्लोक बोला, तो फिर आज घर छोड़कर क्यों चली गई थी? श्लोक की बात सुनकर हीर मुस्कुराई और उससे थोड़ी सी दूर होकर खड़ी हो गई। श्लोक हीर की तरफ देख रहा था। जब हीर कुछ दूरी पर चलकर गई और उसने एक स्विच ऑन किया, पूरा टेरेस रोशनी से जगमगा उठा। वहां पर बिल्कुल वैसी ही सजावट की गई थी जैसी श्लोक ने उस दिन हीर के लिए अपने घर की छत पर करवाई थी। श्लोक ने देखा तो वहाँ एक खूबसूरत सा माहौल था। हीर ने हूबहू वही सब कुछ तैयार करवाया था जैसा श्लोक ने अपने प्रपोजल के टाइम किया था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि पिछली बार आई लव यू हीर लिखा हुआ था, उसकी जगह आज आई लव यू श्लोक लिखा हुआ था।
श्लोक सब कुछ हैरानी से देख रहा था। उसने अब हीर की ओर देखा तो गौर किया। उसने एक ऑफ वाइट कलर की ऑफ शोल्डर गाउन ड्रेस पहन रखी थी और प्यार भरी नज़रों से श्लोक को ही देख रही थी। हीर ने अपना एक हाथ श्लोक की ओर बढ़ाया तो श्लोक ने उसका हाथ थाम लिया। उसने हीर को अपनी ओर खींच लिया और बोला, अगर ये सब करना था तो मुझे छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी? ये सब तो घर पर भी किया जा सकता था। किया था मैंने ये सब घर पर भी, लेकिन किसी को शायद पसंद नहीं आया। और वैसे भी मैं अगर घर छोड़कर नहीं आती तो आपके दिल की बात कैसे जान पाती कि इस अड़ियल जल्लाद के सीने में भी एक दिल है, जो सिर्फ मेरे लिए धड़कता है और तड़पता है। श्लोक उसके चेहरे को देख रहा था। यह कोई और ही हीर थी। शायद उसकी हीर थी ये, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ श्लोक के लिए प्यार नजर आ रहा था। हीर ने उसे खुद को देखते हुए देखा तो वह अपने पंजों पर ऊंची हुई और श्लोक की आंखों पर किस करते हुए धीरे से उसके कान में बोली, आई लव यू श्लोक जी। मैं नहीं जानती मुझे कब आपसे प्यार हो गया। बस हो गया। मुझे अपना बना लीजिए श्लोक जी। जैसे ही श्लोक के कानों में हीर के आखिरी शब्द पड़े, उसने हीर को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और बोला, आई लव यू टू मेरी तीखी मिर्ची। इतना बोलकर श्लोक ने पहले उसके माथे को, फिर उसकी दोनों आंखों को और फिर उसके गालों को चूम लिया। हीर शर्माकर उससे दूर जाने लगी तो श्लोक ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया और बोला, बहुत दूर भाग ली तुम मुझसे, अब और नहीं। श्लोक की बातों से हीर की धड़कन बढ़ गई थी। उसने अपनी पीठ श्लोक की तरफ कर ली तो श्लोक ने आगे बढ़कर हीर के बालों को एक साइड कर दिया और उसकी गर्दन पर अपनी एक उंगली फिराई। हीर को कपकपी सी छूट गई। श्लोक की नज़र इस वक्त हीर के उस तिल पर थी जो उसकी गर्दन और कंधे के बीच में बना हुआ था और इस समय श्लोक को अट्रैक्ट कर रहा था। श्लोक ने अपने होंठ हीर के उस तिल पर रख दिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। श्लोक पूरी शिद्दत से हीर की गर्दन को तराश रहा था। हीर अपने आप में ही सिमटे जा रही थी। श्लोक ने धीरे से उसके कान पर काट लिया। इसके बाद उसने हीर को अपनी ओर पलट लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। हीर भी श्लोक के प्यार में पिघल रही थी और अब वो पूरी तरह से श्लोक की हो जाना चाहती थी, इसलिए वो भी उसका साथ दे रही थी। श्लोक ने अब हीर को गोद में उठा लिया और उसे बेड की तरफ ले गया। हीर ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था, जिसे देखकर श्लोक को उस पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। श्लोक ने आहिस्ता से उसे बेड पर लिटा दिया और खुद उसके पास आ गया। श्लोक ने हीर की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लीं और फिर से उसे प्यार करने लगा। श्लोक ने हीर के गले पर इतने लव बाइट्स दिए थे जिनका पता अब उसे सुबह ही चलना था। हीर को श्लोक की हर छुअन से एक अलग सा ही एहसास हो रहा था। हीर और श्लोक की धड़कनें बहुत तेज धड़क रही थीं। आज से पहले भी वो दोनों कई बार एक दूसरे के इतना नज़दीक आए थे, लेकिन आज के एहसास अलग थे। आज दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई थीं और अगर अब कुछ था तो बस प्यार। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, हीर और श्लोक का प्यार भी परवान चढ़ रहा था। आज श्लोक ने हीर को पूरी तरह से अपना बना लिया था और फिलहाल हीर एकदम सुकून से उसके सीने पर सर रखकर उसकी बाहों में सो रही थी। पिछले कुछ दिनों में जो नूर हीर के चेहरे से गायब हो गया था, वो आज श्लोक के प्यार से फिर से उसके चेहरे पर आ गया था। श्लोक बस प्यार से उसे निहारे जा रहा था। कितना सुकून था हीर के चेहरे पर और उससे ज्यादा सुकून आज श्लोक के चेहरे पर था। श्लोक ने उसके माथे को एक बार फिर से चूम लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। आखिर हीर और श्लोक ने एक दूसरे से अपने दिल की बात बोल ही दी और आज दोनों ने एक दूसरे को पा भी लिया। हीर इस समय आराम से श्लोक की बाहों में सिमटी हुई सो रही थी और श्लोक पिछली रात की तरह ही सुबह सुबह ही हीर को निहारने में लगा हुआ था। वो उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे लगा रहा था ताकि हीर की नींद में कोई खलल ना पड़े। श्लोक की उंगलियां बार बार हीर के गालों से होकर उसके कानों तक जा रही थीं, इसलिए हीर की नींद खुल गई थी, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी आंखें नहीं खोली थी। श्लोक न जाने कितनी देर तक उसके चेहरे को निहारता रहा और फिर बोला,
अगर मेरा टच इतना पसंद आ गया है तो मैं सब कुछ रिपीट कर सकता हूँ मेरी जान। उसके लिए सोए रहने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। श्लोक का इतना कहना था कि हीर ने झट से अपनी आंखें खोल दी और श्लोक को घूर कर देखने लगी। उसके चेहरे पर हीर को ऐसे देखता देखकर मुस्कान आ गई। श्लोक ने उससे कहा, जब जाग गई थी तो आंखें क्यों नहीं खोली? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था आपका यूं बार बार मेरे बालों को कान के पीछे ले जाना और मेरी केयर करना। हीर प्यार से बोली तो श्लोक बोला, एक बात पूछूं? पूछिए। ये सारा प्लान किसका था? घर छोड़कर जाना और ये ऑफिस की टेरेस पर डेकोरेशन तुम्हारे अकेले के बस का तो नहीं है ये सब। बोलो। श्लोक ने सवाल किया तो हीर मुस्कुरा दी। हाँ, आप सही बोल रहे हो। मेरे साथ दादू और अयान ने मिलकर ये सारा प्लान बनाया था। घर से जाने का प्लान दादू का था और ये जगह अयान ने बताई थी छिपने के लिए। बाकी डेकोरेशन का प्लान मेरा था। मैंने देखा था उस दिन घर की छत पर आपने कितनी अच्छी तरह से अपना प्रपोजल प्लान किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हीर ने जवाब दिया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सब। अपने ही ऑफिस के रूम टॉप पर अपनी फर्स्ट लव नाइट मनाऊंगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतना बोलकर श्लोक ने हीर के होठों पर हल्का सा किस कर दिया। अब मैं आपसे कुछ पूछूं? हीर ने चहकते हुए कहा तो श्लोक बोला, हाँ पूछो ना मेरी जान। आपको मुझसे प्यार कब और कैसे हो गया? हमारा तो हमेशा झगड़ा ही होता रहता था ना। तो फिर आप कैसे मेरे करीब आने लगे और क्यों? हीर ने पूछा। श्लोक ने हीर की खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए कहा, इसका जवाब तो मैं खुद भी नहीं जानता कि कब और कैसे हुआ, लेकिन तुम पहले ही दिन से मेरी नज़रों में चढ़ गई थी। मेरा मतलब उस दिन से है जब हम दोनों पहली बार मिले थे। जब मैंने तुम्हें अपने पास खींचा था तब तुम्हारी वो घबराई हुई सी बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिल में उतर गईं। उस लम्हे को मैं कभी भूल नहीं पाया। उस रात मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम घूमती रही थी, जबकि उस टाइम मैं आस्था के साथ रिलेशनशिप में था। हीर हैरान होकर यह सब सुन रही थी, क्योंकि उसके लिए यह सब बातें बिल्कुल नहीं थीं। श्लोक आगे बोला, उसके बाद हमारी दूसरी मुलाकात। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा हर्ट था, क्योंकि मेरी बहस हो गई थी मिसेस सहगल के साथ। लेकिन जब तुम्हें पार्क में देखा तो दिल में एक सुकून सा उतर आया। जब उस पपी के साथ खेलने के चक्कर में मैं तुम्हारे एकदम करीब बैठा हुआ था, तब मेरे लिए खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। और ऐसा पहली बार ही हो रहा था मेरे साथ कि मैं बहकने लगा था तुम्हारी करीबी में आकर। लेकिन मेरी किस्मत देखो, हर बार हर बार तुमने मुझे गलत समझा और मैं खुद को तुम्हारी नज़रों में सही साबित करने के चक्कर में खुद ही गलत होता गया। जब हमारी शादी हुई थी तब एक गुस्सा था मेरे दिल में, क्योंकि उस दिन मैं पूरे दिल से आस्था से शादी करना चाहता था और उसने क्या किया? अपने करियर के लिए मुझे छोड़कर चली गई, वो भी उस समय जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम्हारा उस समय मुझसे बहस करना मेरे गुस्से को भड़का गया और मैंने एक बार फिर से वही कर दिया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती। श्लोक की बात को काटकर हीर बोली, प्लीज़ अब हमारी शादी को ज़बरदस्ती का नाम मत दीजिए। श्लोक ने उसके हाथों की उंगलियों को अपने हाथों में पकड़कर उन्हें चूम लिया और बोला, शादी तो हर लड़की के लिए खूबसूरत सपना होता है ना, लेकिन मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी के जाने बगैर अपनी मर्जी चलाई। वो भी तो गलत था ना हीर? उससे भी ज़्यादा गलत हो सकता था मेरे साथ, जो मेरे लिए करने चले थे। आपने मुझे उस विनाश से बचा लिया। किस्मत में यही लिखा था, इसलिए तो मैं आप तक पहुंची गई थी। हीर ने श्लोक को प्यार से देखते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी हो हीर, और मासूम भी। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे टाइम तुम्हारे अंदर तीखी मिर्ची की आत्मा आ जाती है। श्लोक ने हीर का ध्यान उन बातों से हटाने के लिए उसकी हंसी उड़ा दी, जिसका असर यह हुआ कि हीर अपने तीखी मिर्ची वाले अवतार में आ गई। वो श्लोक को छोटे कुशन से मारने लगी तो श्लोक ने उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। श्लोक बड़े ही प्यार से बोला, प्यार का तो पता नहीं, लेकिन तुम पर हक जताने का दिल करता था मेरा। तुम जब डरती थी तो तुम्हारे डर को भगाने के लिए तुम्हारे करीब आना अच्छा लगता था मुझे। तुम्हारी हर अदा से मुझे प्यार होने लगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा हर उस समय पर मेरे करीब आना जब मुझे सुकून की तलाश होती थी,
मेरे दिल में इसी प्यार की कल्पना रही थी हमेशा से ही, और तुम मेरा वही प्यार हो हीर। कहकर श्लोक ने हीर के माथे को चूम लिया। हीर ने अपना सिर श्लोक के सीने पर टिका दिया और दोनों ही सुकून महसूस करने लगे। श्लोक जी, हम वापस कैसे जाएंगे? मेरा मतलब है, कल तो मैं सबके ऑफिस आने से पहले ही यहाँ आ गई थी और सबके जाने तक यहीं छुपी रही, लेकिन अब? कुछ देर बाद हीर ने चिंता से पूछा तो श्लोक ने उसकी नाक पर हल्का सा किस करते हुए उसे छेड़ा। ये तो तुम्हें यहाँ आने और ये सब करने से पहले ही सोचना चाहिए था। हीर ने उसके सीने पर मुक्का जड़ते हुए कहा। आप जल्लाद ही रहेंगे हमेशा। कल रात के बाद भी मेरे बारे में तुम्हारे विचार नहीं बदले? श्लोक ने पूछा तो हीर शर्मा गई और उसने अपना चेहरा श्लोक के सीने में छुपा लिया। श्लोक ने उसके चिन को होल्ड करते हुए कहा, ट्रस्ट मी बेबी, तुम्हें सेफली घर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। कुछ देर बाद दोनों ने ही कपड़े बदल लिए और अब वो दोनों घर जाने के लिए रेडी थे। श्लोक ने अपनी गाड़ी ऑफिस बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते पर मंगवा ली थी और साथ ही में उसके सिक्योरिटी गार्ड की 2 गाड़ियां भी वहां मौजूद थीं। जैसे ही हीर और श्लोक ऑफिस के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलने वाले थे, उससे पहले ही मीडिया वाले वहां मौजूद थे। हीर पैनिक कर गई क्योंकि उसके लिए कैमरा लिए हुए इतने सारे लोगों को देखना अजीब ही था, जबकि श्लोक को इन सब चीज़ों की आदत थी। हीर की सिक्योरिटी को देखते हुए फिलहाल श्लोक नहीं चाहता था कि हीर का चेहरा किसी के भी सामने आए, वरना वो हीर का हाथ पकड़कर सबके सामने उसे यहाँ से अपने साथ पूरे हक से लेकर जाता। श्लोक ने हीर को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपना चेहरा श्लोक के सीने में छुपाने को कहा और हीर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दोनों अब तक ऑफिस की गाड़ी तक पहुंच चुके थे। जाने कितने फ्लैश उसके चेहरे पर पड़े और सबके बस यही सवाल थे, मिस्टर सहगल, आपके साथ ये लड़की कौन है? क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? हमने सुना है आपने चुपके से शादी कर ली। अगर ये आपकी वाइफ है तो इनका चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? श्लोक के गार्ड्स ने मीडिया वालों को रोक रखा था, इसलिए कोई ठीक से हीर का चेहरा नहीं देख पाया। श्लोक ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और हीर को गाड़ी में बैठा दिया। फिर खुद बाहर आया और बोला, आपका सवाल सही है। मेरे साथ मिसेस श्लोक सहगल ही थी और जल्दी ही मैं मेरी शादी की रिसेप्शन पार्टी दूंगा। तब आप सब उनसे मिल सकते हैं और मुंह दिखाई भी तभी कर लीजिएगा। श्लोक ने आंख मार दी और जाकर गाड़ी में बैठ गया और फिर वो लोग घर की ओर निकल गए। मीडिया को जो मसाला चाहिए था वो मिल गया और सभी न्यूज़ चैनल पर श्लोक की बाहों में छुपी हुई हीर के वीडियो के साथ यही खबर चलाई जा रही थी कि पुणे के मशहूर बिजनेसमैन और मोस्ट हैंडसम बैचलर श्लोक सहगल ने चुपके से रचाई शादी और जल्दी रिसेप्शन पार्टी देने का किया ऐलान। अपने घर में टीवी देख रहे अरविंद बंसल ने रिमोट को जोर से खींचकर टीवी पर मारा और गुस्से से बोला, श्लोक सहगल, तू बहुत ज़्यादा चालाक है। जितना मैं तुझे समझता था इससे कई गुना ज़्यादा, लेकिन जल्दी ही मैं तेरी मैना को तुझसे दूर कर दूंगा। श्लोक और हीर ऑफिस से निकलकर घर की ओर आ गए थे। हालांकि यहाँ पर भी ऑफिस की तरह मीडिया वालों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन श्लोक की गाड़ी सीधा घर के अंदर जाकर ही रुकी, इसलिए उनका सामना मीडिया वालों से हुआ नहीं। हीर का चेहरा खुशी से दमक रहा था और वो श्लोक का हाथ थामे घर के अंदर आई तो उन दोनों को एक साथ देखकर सबके चेहरे खिल उठे सिवा सुमन के। उसे हीर और श्लोक का साथ बिल्कुल भी नहीं भाया था। खैर, उन दोनों को आता हुआ देखकर अयान सबसे पहले उठकर उनके पास गया और जाकर श्लोक के गले लग गया। हीर अपना हाथ छुड़वाकर सालू के पास चली गई थी। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों सुबह सुबह आ कहाँ से रहे हैं। हीर तो कल घर से गायब हो गई थी, तो अब अचानक से श्लोक के साथ कैसे आ गई? ये सब चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो मनी मन सोचने लगी। दादू भी उठकर हीर के पास आए और उसे आशीर्वाद देने लगे। सालू तब से हीर को कुछ इशारे कर रही थी जो उसे समझ नहीं आ रहे थे। श्लोक और अयान भी अब तक सबके पास आ गए थे। अयान ने जब सालू को इशारे करते हुए देखा तो बोला, तुम तब से क्या इशारे किए जा रही हो भाभी को? सालू ने अपना सिर पीट लिया और हीर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले गई, जबकि बाकी सब उन दोनों को जाते हुए देखने लगे। सुमन को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था,
इसलिए वो भी अपने कमरे में चली गई। श्लोक की नज़रें तब तक हीर का पीछा करती रहीं जब तक कि वो कमरे के अंदर नहीं चली गई। श्लोक को इस तरह देखता हुआ देखकर दादू ने अपना गला साफ किया और बोले, बेटा, अगर हीर पर से ध्यान हट गया हो तो थोड़ा सा ध्यान अपने दादू पर भी दे दो। अयान मुंह दबाकर हंसने लगा, जबकि श्लोक झेप गया। वो जल्दी से दादू के पास गया और उनके गले से लग गया। दादू ने उसे कसकर गले से लगाया और बोले, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कितने खुश हो, और इसी खुशी को देखने के लिए तरस गया था मैं। थैंक यू दादू, हीर को मेरी लाइफ में लाने के लिए। आपकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए ही मैंने हीर से शादी की थी, और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। श्लोक ने कहा तो दादू ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। सालू का कमरा। तुझे क्या हुआ है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है सालू? मुझे कैसे सबके सामने भगाकर यहाँ लाई है? सब लोग क्या सोचेंगे? इतनी भी क्या अर्जेंट बात करनी थी तुझे, जो इशारे कर रही थी तू बाहर? हीर तब से बड़बड़ा ही रही थी जब तक कि वो रूम में नहीं पहुंची। चुप हो जा मेरी माँ, कितना बोलती है तू हीर, सालू ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। पहले तो मुझे बता, तू यहाँ क्यों लेकर आई है मुझे? हीर ने चिढ़ते हुए कहा। तो सालू ने उसे मिरर के आगे ले जाकर खड़ा कर दिया और बोली, पहले तो इस बात का जवाब दे, क्या हाल हुआ है तेरी गर्दन का? क्या है ये सब? वहाँ पर सब लोग थे, इसलिए तुझे यहाँ लेकर आई मैं। खुद को मिरर में देखकर हीर की आंखें बड़ी हो गई थीं। उसकी पूरी गर्दन पर लव बाइट के निशान थे। उसने पहले खुद को मिरर में इधर उधर घूम कर देखा और फिर सालू की तरफ देखा, तो उसने अपने कंधे उचका दिए। इस जल्लाद को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बस मिल जाए मुझे ये एक बार। क्या हाल बना दिया है मेरी गर्दन का। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? सबने देख लिया ये सब, मैं सबसे नजरें कैसे मिलाऊंगी सालू? हीर घबराते हुए बोली। सालू ने कुछ देर सोचा और फिर अपना दुपट्टा निकालकर हीर के गले में इस तरह से पहना दिया कि उसकी पूरी गर्दन कवर हो गई। दूसरी ओर श्लोक अपने कमरे की ओर बढ़ गया तो अयान भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। भाई, रुकिए। श्लोक के कमरे में पहुंचने के बाद अयान ने श्लोक को रोक लिया। श्लोक ने मुड़ते हुए उससे पूछा, क्या बात है, आप क्यों रोका? वही तो, क्या बात है, ये तो आप बताओगे ना मुझे, अयान ने आंख मारते हुए कहा। तो श्लोक ने उसे घूर कर देखा और बोला, कहना क्या चाहते हो? यही कि कल का सरप्राइज कैसा लगा आपको? कोई कमी तो नहीं थी ना? अयान ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। तो श्लोक ने उसकी गर्दन को दबोच लिया और बोला, कुछ ज्यादा सरप्राइज प्लान नहीं करने लगा तू आजकल? तुझे पता है ना कि हीर कहाँ है, फिर भी मुझे परेशान होते देखता रहा। जानता है कितना घबरा गया था मैं जब वो मुझे छोड़कर गई थी। भाई, दर्द हो रहा है यार। अगर मैं आपको बता देता तो वो सब कैसे होता जो हुआ है। अयान दर्द से कराहते हुए बोला। क्या हुआ है, बताना जरा मुझे भी, श्लोक ने चिढ़ते हुए पूछा। तो अयान ने उसके शर्ट की कॉलर को थोड़ा खिसकाकर कहा, ये कल रात की निशानियां लेकर घूम रहे हो आप, खुल्लम खुल्ला। इतना बोलकर अयान हंसने लगा तो श्लोक ने पास में पड़ा हुआ एक कुशन जोर से अयान की ओर फेंका। अयान खुद को बचाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अब श्लोक भी बाथरूम में गया तो उसने अपनी शर्ट उतार दी। उसके गले पर 4-5 लव बाइट के निशान थे। श्लोक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अभी तक ड्रेसिंग एरिया में ही खड़ा हुआ था। हीर भी सालू के कमरे से धीरे से बाहर निकली तो देखा हॉल में कोई नहीं है। वो बिजली की फुर्ती से अपने कमरे की ओर दौड़ गई। कमरे में भी कोई नहीं था, इसलिए वो जल्दी से बाथरूम में घुस गई। श्लोक बिना शर्ट पहने खुद को मिरर में देख ही रहा था जब उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी, जहां हीर जल्दी से घुस रही थी। हीर ने जब श्लोक को देखा तो एक पल के लिए तो वो भूल गई थी कि वो ड्रेसिंग एरिया में क्यों आई थी। श्लोक उसकी तरफ ही आने लगा और हीर एकटक उसे देखती रही। श्लोक चलते हुए उसके नज़दीक आया और उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बोला, ये क्या किया है तुमने तीखी मिर्ची? श्लोक ने अपने गले पर बने हुए निशान दिखाए तो हीर होश में आ गई और गुस्से से बोली, मैंने किया है? मैंने जो किया है वो आपके दिए हुए निशानों के आगे कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर हीर ने अपने गले में काला दुपट्टा हटा दिया। अब श्लोक को हंसी आ गई
क्योंकि हीर के गले पर लगभग हर जगह पर श्लोक ने लब बाइट दिए थे। श्लोक को हंसते हुए देखकर हीर का पारा चढ़ गया। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, हंसना बंद कीजिए मिस्टर जल्लाद सहगल, ऐसा कोई करता है क्या? लेकिन आप तो हो ही एक नंबर के जल्लाद। क्या हाल बना दिया है मेरी सुंदर सी गर्दन का आपने। मैं तो 2 दिन तक कमरे से बाहर नहीं जाने वाली। हीर को इस बात के लिए यूं उदास होते देखकर श्लोक को उस पर और ज्यादा प्यार आने लगा। वो हीर के पास आया और प्यार से उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, प्यार में इतने निशान देना तो बनता है ना बेबी। और वैसे भी पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि श्लोक सहगल अपनी हीर से कितना ज्यादा प्यार करता है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। हीर नाराजगी जताते हुए श्लोक से दूर होने लगी तो श्लोक ने हीर को खुद के करीब कर लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। हीर खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी तो श्लोक उसे अपने साथ बाथरूम के अंदर ले गया और उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। श्लोक ने शावर चालू कर दिया और हीर के साथ ही भीगने लगा। हीर जो कि कुछ देर पहले गुस्से में श्लोक से नाराज थी, अब वो श्लोक के साथ शावर के नीचे भीग रही थी और श्लोक की करीबी में खो रही थी। कुछ देर बाद श्लोक ने शावर बंद किया, हीर को एक बाथरोब पहना दिया। हीर अब भी खोई हुई सी खड़ी हुई थी और श्लोक के एब्स देखे जा रही थी। श्लोक ने जब उसे खुद की तरफ ऐसे देखते हुए देखा तो धीरे से उसके कान में बोला, किसी ने मुझसे कहा था कि मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो आपकी बॉडी देखे। फिर अभी ये क्या हो रहा है? अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू में करते हुए हीर ने कहा, हाँ तो तब नहीं देखा करती थी, लेकिन अब आप मेरे पति हैं। हक है मेरा आपके ऊपर, आपको इस तरह से घूर घूर कर देखने का। पति तो मैं तब भी था तुम्हारा, बस तुम्हें प्यार नहीं था मुझसे। लेकिन अब, श्लोक ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अब क्या? हीर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए पूछा तो श्लोक ने उसकी नाक पर हल्के से किस करते हुए कहा, अब तुम्हारी हर हरकत इस बात की गवाही दे रही है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हीर शर्माने लगी तो श्लोक ने उसे अपने गले से लगा लिया। एक तरफ जहाँ श्लोक और हीर अपने नए नए प्यार को एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कोई और भी था जिसकी नज़रों में अब श्लोक सहगल आ गया था। हालांकि श्लोक ने हीर को पूरी सुरक्षा में रखा हुआ था और उसने मीडिया के आगे भी उसका चेहरा नहीं आने दिया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो शुरू से हीर पर नज़र रखे हुए थे और उन्हीं में से एक थे ठाकुर जयराज सिंह। एक बड़े से महल के एक बड़े कमरे में अपनी पूरी ठाट बाट में बड़े रूप से बैठा हुआ ये आदमी किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उनके सामने 2 आदमी खड़े हुए थे और उन्होंने अपना सर जयराज के आगे झुका रखा था। कुंदन, क्या जो भवानी ने बताया वो सब सच है? क्या सच में हीर की शादी हो गई है? जयराज ने अपनी रोबदार आवाज में सवाल किया तो सामने खड़े हुए दोनों आदमियों में से एक ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कौन है वो? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हीर से शादी करने की गुस्ताखी कर बैठा? जयराज ने गरजते हुए कहा। हुकुम, पुणे का एक बड़ा बिजनेसमैन है श्लोक सहगल। सहगल डायमंड के मालिक देव नारायण सहगल का बड़ा पोता। उन्हीं से शादी हुई है, लेकिन जबरन। कुंदन ने सर झुकाकर कहा। हिम्मत कैसे हुई उस लड़के की हमारी हीर के साथ जबरदस्ती करने की? महलों की राजकुमारी को न जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा। बस अब बहुत हुआ, हीर को यहाँ लाने का वक्त हो गया है। अब चाहे श्लोक सहगल के घर में घुसकर हमें हीर को वापस लाना पड़े, लेकिन हम उसे अपने पास लाकर रहेंगे, जयराज ने कहा। दूसरी तरफ रात का समय था और अयान हाल में बैठकर कोई हिसाब देख रहा था। उसे लगभग आधा घंटा हो गया था और वो उस फाइल की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। रात के इस समय वो श्लोक को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद श्लोक और हीर के बीच सब ठीक हुआ था और अयान अब उनके क्वालिटी टाइम के बीच में खलल नहीं डालना चाहता था। तुम क्यों परेशान हो? उसके सामने काफी का मग रखते हुए सालू ने पूछा तो अयान ने फाइल को साइड में रख दिया और अपना सिर सोफे पर टिकाकर आंखें मूंद लीं। सालू चुपचाप उसे देखती रही। फिर कुछ देर बाद अयान ने अपनी आंखें खोली और काफी का मग उठाते हुए बोला, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, थैंक्स। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अब तक। तुम क्यों परेशान हो? सालू ने फिर पूछा तो अयान बोला,
एक हिसाब नहीं समझ आ रहा है। भाई पता नहीं कैसे सब प्रॉब्लम सुलझा देते हैं, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं होता। वो उदास हो गया था तो सालू उसके पास आई और उसके पास बैठकर फाइल देखने लगी। अयान ने अपने सिर को ऐसे हिलाया जैसे बोलना चाहता हो कि जब मुझसे प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो ये क्या कर लेगी। एक बहुत ही छोटी सी गलती थी जिसे अयान नहीं पकड़ पा रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में सालू ने वो प्रॉब्लम पकड़ ली। ये यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो तुम, बोलते हुए सालू अयान के करीब खिसक आई और उसे फाइल दिखाने लगी। अयान खुद हैरान रह गया कि जो प्रॉब्लम वो नहीं समझ पाया उसे सालू ने चुटकियों में पकड़ लिया। दोनों ही फाइल को देखते हुए बेहद करीब आ गए थे। अयान और सालू के होंठ एक दूसरे से बस 1 इंच के फासले पर थे। दोनों की धड़कनें बढ़ गई थीं और दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो झेप गए और एक दूसरे से थोड़े दूर हो गए। अजीब सी खामोशी आ गई थी दोनों के बीच में। कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए अयान ने कहा, हाँ, अगर तुमको इतनी नॉलेज है अकाउंट्स की तो तुम ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हमारा। मैं ऑफिस? लेकिन मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। घर में ही था सब कुछ और अब तो घर के साथ सब कुछ जल गया होगा। सालू उदास होकर बोली तो अयान ने कहा, तुमको डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत है। तुम 10 लोग साइकिल की इकलौती साली साहिबा हो। तुम तो जिस पोस्ट पर बोलोगी भाई तुमको वो पोस्ट गिफ्ट कर देंगे। मुझ पर पहले से ही जीजू की बहुत से एहसान है, लेकिन अब और एहसान नहीं लेना चाहती मैं। सालू को संजीदा होते देखकर अयान बोला, डोंट वरी, तुम इंटरव्यू देकर ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। डॉक्यूमेंट्स का मैं देख लूँगा। अगर तुम ऑफिस ज्वाइन करना चाहो तो मैं सोचूंगी इस बारे में। थैंक्स। इतना बोलकर सालू उठ गई और अपने कमरे में जाने लगी तो अयान ने कहा, हे मिस छिपकली, आइसक्रीम खाने चलोगी मेरे साथ। सालू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अयान के साथ बाहर चली गई। सुमन अपने कमरे से ये सब देख रही थी और गुस्से में अब वो अपने कमरे में बैठकर किसी को फ़ोन मिलाने लगी। कुछ ही देर बाद सामने से फ़ोन उठा लिया गया और सुमन बोली, एक तस्वीर भेज रही हूँ, मौका मिलते ही ख़त्म कर दो इसे। श्लोक का कमरा। हीर और श्लोक बालकनी में एक साथ बैठे हुए चांद को देख रहे थे। श्लोक ने बालकनी में ही बिस्तर बिछा दिया था जहाँ हीर उसकी बाहों में थी और श्लोक ने उसके इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा बना रखा था। हीर की नज़रें चांद पर थीं और श्लोक की नज़रें हीर पर। श्लोक जी, हाँ, यहाँ से चांद कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। हीर बोली तो श्लोक उसी में खोया हुआ बोला, हाँ, बेहद। उसकी खोई हुई आवाज़ सुनकर हीर ने उसकी ओर देखा तो पाया कि श्लोक बस उसे ही देखे जा रहा है। उसने श्लोक से पूछा, आप मुझे क्यों देख रहे हो। मैं अपने चांद को देख रहा हूँ, बड़े ही प्यार से श्लोक ने कहा। तो हीर मुस्कुरा दी। आपकी ये साइड भी हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे तो आप हमेशा ही गुस्से वाले और घमंडी से लगे थे। हीर बोली, हाँ, मैं सच में बाकी दुनिया के लिए वैसा ही हूँ। बस तुम्हारे मामले में मेरा बस नहीं चला। शुरू से ही तुम्हें अपनी ये वाली साइड ही दिखाना चाहता था मैं, लेकिन हमेशा गड़बड़ ही हुई। श्लोक ने हीर को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हाँ, सच में मैं तो आपको अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद ही समझती थी, लेकिन एक बात मुझे आज तक समझ ही नहीं आई। आप हर जगह पर खुद की रेपुटेशन का इतना ख्याल रखते हो, तो फिर उस दिन लिफ्ट में उस लड़की को किस कैसे कर लिया आपने। हीर ने पूछा। मैंने वो किस नहीं किया था, बल्कि वो मुझे किस किया गया था। श्लोक ने सफाई दी। मतलब ये कि तुम जिस टाइम लिफ्ट में घुसी उसी टाइम आस्था ने मुझे खुद की ओर खींच लिया और किस कर दिया। मैं खुद शौक में था और उसी वक्त तुम्हारा आना। मैं अपनी पर्सनल लाइफ छुपा के रखता था और तुमने देखा तो मेरी गलत इमेज बन गई, तो मुझे और गुस्सा आया। श्लोक ने पूरी बात बता दी। उसके अलावा भी तो आपकी कई गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। आफ्टर ऑल आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो। हीर ने अगला सवाल पूछा। नहीं, काम में खुद को इतना बिजी कर दिया कि ये सब चीज़ों के लिए सोचने का टाइम नहीं था। आस्था एक इवेंट पर मिली थी मुझसे। 1 साल तक डेट किया, लेकिन ना कभी खुद उसके करीब गया और ना उसे खुद के करीब आने दिया। वो उस दिन लिफ्ट में मेरा पहला किस था और दूसरी किस तुमको की थी मैंने, गुस्से में आकर। क्या सच में। हीर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्लोक को देख रही थी तो श्लोक बोला, तुम्हारी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई राघव के साथ।
मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाना चाहता हूँ हर टॉपिक पर। राघव जी मेरे कॉलेज में मेरे सीनियर थे। उनकी नज़रों में मैं पहले ही दिन में बस गई थी, लेकिन उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। 8 महीने पहले मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और मैं बुरी तरह से टूट गई। मैंने बाहरी दुनिया से नाता तोड़ दिया, लेकिन सालू को ये अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो मुझे बाहर लेकर जाने लगी। एक दिन मेरी मुलाकात राघव जी से हुई। बात करने के बाद नंबर एक्सचेंज कर लिए और बातों का सिलसिला चल पड़ा। कुछ समय बाद राघव जी ने मुझे प्रपोज कर दिया। वो भी मुझे अच्छे लगते थे, इसलिए उनको मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन कोई भी लिमिट नहीं तोड़ी। उल्टा मेरे साथ हर हरकत आपने की है। मेरा पहला किस भी आपने ही लिया। हीर ने कहा, अब पास्ट की बातों को भूल जाओ और बस मुझ में खो जाओ। मेरी नज़रों में भी तुम पहले ही दिन से थी। तुम हो ही ऐसी कि एक बार अगर कोई देख ले तो नोटिस किए बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें हर किसी को अपनी ओर खींच लेती हैं, और तुम्हारे ये गुलाबी होंठ, दिल करता है इनको छूकर तृप्त हो जाऊं। और तुम्हारी गर्दन का ये तिल, इस पर मेरा दिल बार बार अटक जाता है। इतना बोलकर श्लोक ने हीर के गाल, गले और होंठ पर एक एक किस कर दिया। हीर और श्लोक न जाने कितनी देर तक बातें करते रहे थे। तभी श्लोक के फ़ोन पर सचिन की कॉल आई और श्लोक उठकर एक साइड चला गया। कुछ देर बात करने के बाद वो जब लौटा तो देखा हीर सो चुकी है और बेहद मासूम लग रही थी। श्लोक न जाने कितनी ही देर तक उसे देखता रहा। श्लोक के कानों में सचिन की कही हुई बातें गूंज रही थीं। क्या जरूरत थी मीडिया के सामने अपनी शादी की बात कबूल करने की? हीर तुम्हारे दुश्मनों की नज़र में आ गई है और अब तुम्हें ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ एक्टिविटी की खबर मिली है मुझे। थोड़ा अलर्ट रहना हीर को लेकर। तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा हीर। तुम में मेरी जान बसती है और तुम्हें अब खुद से दूर नहीं होने दे सकता मैं। श्लोक ने मन में सोचा और हीर को कसकर अपनी बाहों में भरकर लेट गया। दिन बीतने लगे। जहाँ एक तरफ हीर ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी, वहीं दूसरी ओर सालू ने श्लोक की कंपनी में बाकायदा इंटरव्यू देकर जॉब हासिल कर ली थी। उसके कहने पर ही श्लोक और अयान ने उसकी असली पहचान छुपा ली थी और ऑफिस में कोई नहीं जानता था कि वो श्लोक की रिश्तेदार है। उसने अकाउंट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था, जिसका हेड रोहन वशिष्ठ नाम का एक 25 साल का हैंडसम लड़का था। सालू को उसी के असिस्टेंट पोस्ट की जॉब मिली थी। सालू की पूरी ट्रेनिंग रोहन की देख रेख में हुई थी और वो ही उसे यहाँ का सारा काम समझाया करता था। 1 महीना किस तरह बीत गया, इसका सालू को कुछ पता नहीं चला। वो पूरी लगन से अपना काम सीख रही थी और रोहन भी उससे काफ़ी इम्प्रेस लग रहा था। सालू भी रोहन के काम करने के तरीके से काफ़ी प्रभावित हो रही थी। अपने काम की वजह से सालू इतनी बिजी रहने लगी कि वो आजकल ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करती थी। अयान भी ऑफिस में ज़्यादा बिजी रहने लगा था और दोनों का ही एक दूसरे से आजकल नाम मात्र का मिलना होता था। आज श्लोक ने सभी डिपार्टमेंट के हेड्स के साथ एक मीटिंग रखी थी और सालू भी आज की इस मीटिंग में शामिल हुई थी। श्लोक के साथ ही अयान भी मीटिंग रूम में आया तो सबकी नज़र दोनों भाइयों पर टेक गई। श्लोक हेड की कुर्सी पर तो अयान उसके साइड वाली कुर्सी पर बैठ गया था। श्लोक ने एक एक करके सभी से उनके काम की डिटेल्स और रिपोर्ट मांगी। सैगल डायमंड की इस महीने की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही थी और उनका प्रॉफिट भी अच्छा रहा था। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी आवर ग्रोथ। इसी तरह मेहनत करते रहिए और आज शाम को आप सब लोग जल्दी फ्री हो सकते हैं ऑफिस से, और कल मेरी तरफ से आप सभी को एक एप्रिसिएशन पार्टी। श्लोक ने सभी को अपनी तरफ से एक पार्टी देने का ऐलान किया, जिस पर सभी लोगों ने तालियां बजा दी। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। श्लोक वहां से चला गया था, लेकिन अयान अब भी वहीं रुका था। आज कितने दिनों बाद उसने सालू को देखा था। नीले रंग के सूट में खुले हुए बाल, उसे वो बेहद प्यारी लग रही थी। सालू ऑफिस की कैब से ही ऑफिस जाया करती थी और अयान रात में देर तक ऑफिस में रुकता था ताकि श्लोक को जल्दी फ्री कर सके। इसलिए दोनों की मुलाकात घर में भी आजकल मुश्किल से ही होती थी। अयान ने सोचा, क्यों ना सालू को घर साथ चलने के लिए पूछ लिया जाए और रास्ते में डिनर का भी पूछ लेगा। इससे पहले कि अयान उसके पास बात करने के लिए जाता, रोहन वहाँ आ गया और सालू से बोला, मिस शालिनी,
आज का कोई प्लान है आपका? प्लान? नहीं सर, मेरा तो कोई प्लान नहीं है आज का, बस घर जाऊंगी। सालू ने जवाब दिया तो रोहन बोला, इफ़ यू डोंट माइंड मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? ऑफिस के माहौल से अलग थोड़ा समय बिताते हैं। सालू को आज तक किसी ने अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए नहीं पूछा था और रोहन खुद से उसे पूछने आया था, तो सालू को काफ़ी अच्छा लगा। जब वो कुछ देर तक नहीं बोली तो रोहन बोला, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चल लेंगे। अयान को भी अच्छा लगा जब सालू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी का गुब्बारा फूट गया जब सालू बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलूंगी आपके साथ। एक्चुअली आई नीड ए ब्रेक, सो कॉफ़ी इज़ ए गुड आइडिया। सालू का जवाब सुनकर जहाँ रोहन खुश हो गया था, वहीं अयान चिढ़ गया था और वो वहाँ से बाहर निकल गया। रोहन ने कहा, ओके ग्रेट, तुम पार्किंग में मेरा वेट करो, मैं बस श्लोक सर से मिलकर आता हूँ। उसके बाद दोनों वहाँ से चले गए। रोहन श्लोक से मिलने चला गया जबकि सालू पार्किंग में चली गई। अयान भी अपनी गाड़ी के पास खड़ा हुआ था। उसने जब सालू को अकेले खड़े हुए देखा तो उसके पास गया और जानबूझकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर क्यों नहीं गई अभी तक? वो रोहन सर है ना, उन्होंने कॉफ़ी का पूछा तो मैं उन्हीं के साथ कॉफ़ी पर जा रही हूँ, सालू ने बता दिया। तुम्हें क्या ज़रूरत है इस रोहन के साथ कॉफ़ी पर जाने की? अयान ने सालू का रास्ता रोकते हुए कहा। तो सालू बोली, वो बॉस है मेरे, उनकी बात कैसे टाल सकती हूँ मैं? हटो अब पीछे, तुम उनके साथ कहीं नहीं जाओगी, ये मेरा ऑर्डर है। तुम्हारे उस सो कोड बॉस का बॉस हूँ मैं, अयान बोला तो जाते ही सालू के कदम रुक गए। ये क्या बात हुई? वो पलटकर बोली तो अयान उसके पास आ गया और बोला, जो तुमने सुना वही। इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर सकती हो तुम किसी पर भी? जानती ही कितना हो तुम उस रोहन को। किसी को जानने के लिए कभी कभी एक मुलाकात ही काफ़ी होती है। और फिर रोहन सर के साथ तो मैं पिछले 1 महीने से काम कर रही हूँ। इतना तो जान ही गई हूँ उनको कि कॉफ़ी पीने जा सकती हूँ उनके साथ। वैसे जाऊंगी तभी तो और अच्छे से जान पाऊंगी उन्हें। इतना बोलकर सालू चल पड़ी। रोहन भी आ गया था अब तक और उसने अयान को विश किया। इसके बाद सालू और रोहन वहाँ से रोहन की गाड़ी में बैठकर निकल गए। अयान को इस वक्त सालू पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसकी बात को इग्नोर करके चली गई थी। उसे क्यों गुस्सा आ रहा था ये तो वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे सालू का रोहन के साथ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अयान भी वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया था। ही रसोई में शाम के खाने की तैयारी देख रही थी। जब से वो इस घर में आई थी, सबके लिए खाना खुद अपने हाथों से बनाया करती थी और अब घर के सब लोगों को उसी के हाथ के बने खाने की आदत हो गई थी। उसका पूरा ध्यान खाना बनाने में था। जब उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए, उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो जानती थी कि यह श्लोक ही है जो उसे पीछे से गले लगा रहा है। श्लोक ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और बस अपने सुकून को अपनी बाहों में महसूस कर रहा था। उसने अपना चेहरा हीर के कंधे पर टिका रखा था और दोनों हाथों से हीर को अपनी बाहों में समेट रखा था। आप ये क्या कर रहे हैं श्लोक जी? हीर ने शर्माते हुए पूछा। तो श्लोक ने कहा, अपने सुकून को महसूस कर रहा हूँ। कोई देख लेगा, स्टाफ के लोग कहाँ गए? हीर ने मुड़ते हुए कहा। तो श्लोक ने उसे फिर से पलट दिया और बोला, चुपचाप खड़ी रहो ना। किसी की हिम्मत नहीं है जो श्लोक सहगल के रोमांस में खलल डाले। सबको भेज दिया है मैंने कुछ देर के लिए बाहर। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई अंदर नहीं आने वाला। आपको नहीं लगता कि आजकल आप ज़्यादा बेशर्म हो गए हैं? रूम वाली हरकतें किचन में होने लगी हैं, हीर ने श्लोक को छेड़ते हुए कहा। तो श्लोक ने उसके कंधे पर काट लिया और बोला, अभी तुमने मेरी बेशर्मी देखी ही कहाँ है, मेरी तीखी मिर्ची? तुम में तो रोमांस करने की हिम्मत है नहीं, तो ये काम भी मुझे ही करना पड़ता है। हीर ने जल्दी उसकी तरफ पलटते हुए उसके कान को काट लिया और बोली, मुझे तीखी मिर्ची बोलने वाले मिस्टर जल्लाद सहगल, आपने अभी मुझे अच्छी तरह से जाना नहीं है। मैं कितनी रोमांटिक हूँ ये आपको भी अभी तक नहीं पता। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि तुम कितनी वाइल्ड हो। इतना बोलकर श्लोक ने हीर को छोड़ दिया और फ्रिज में से पानी की बोतल लेकर किचन से बाहर चला गया। हीर खुद से ही बोलने लगी, ये घमंडी सहगल ने मुझे चैलेंज किया है या अपनी बातों में फंसा कर गया है।
श्लोक के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो हीर को अपनी बातों में उलझा कर गया था और किचन के दरवाजे से उसे कंफ्यूज होते हुए देखकर उसे बहुत हंसी आ रही थी। श्लोक के जाने के बाद फिर से किचन स्टाफ अंदर आ गया था। जब किचन में आया था तो उसे देखकर ही स्टाफ हैरान रह गया था, क्योंकि श्लोक आज से पहले कभी घर की किचन में नहीं आया था। आज श्लोक जब किचन में आया तो उसे देखते ही सब लोग एक एक करके बाहर चले गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनका बॉस यहाँ अपनी बीवी के लिए ही आया है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।